जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और जो इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं, उनके संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई है, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए, जैसे कि एक व्यक्ति का जीवन में बहुत बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो आप अगर चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप उस सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समेट नहीं सकते। अगर मैं सही मायनों में एक्सप्लेन करते हुए उन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगी तो मुझे कम से कम एक वीडियो 4 घंटे की बनानी पड़ेगी। और इतनी लंबी वीडियो को बनाना और सुनना दोनों ही मुश्किल काम होते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के जीवन चक्र को समझा रही हूँ या कोई भी वस्तु समझा रही हूँ, तो कम से कम वो एक घटना को एक वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद जो नया उसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ कुछ नया जो सामने आएगा, उसे मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। इसी कारण से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि इसका अगला भाग आपको मैं अगली कड़ी में बताऊंगी, लेकिन एक्चुअल में वो वाला भाग एटलीस्ट कंप्लीट होता है उस वीडियो में। तो सुनने में तो ऐसे ही लगेगा ना कि जो अगला भाग है वो उस वीडियो में है, लेकिन जिस विषय पर बात की गई थी वो विषय मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ और आगे और सही तरीके से करूँगी। अब जैसे आज मैं स्टीव जॉब्स के केस को लेने जा रही हूँ, वो किसका रीबर्थ है और किस तरीके से रीबर्थ है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उनके आसपास भी बहुत सारे ऐसे उनके मित्रगण रहे हैं, पारिवारिक लोग रहे हैं जो पूर्व जन्मों भी उनके साथ थे और इस जन्म में भी उनके साथ हैं। अगर मैं उन सबको डिटेल में एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए चाहे मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन एक पार्ट अपने आप में कंप्लीट है। मान लीजिए अगर मैं अभी स्टीव जॉब्स किस तरीके से रीबर्थ है चार्ल्स बाबेज का, ये बताने जा रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को इसी वीडियो में डिटेल में कंप्लीट कर दूँगी। लेकिन उसके बाद जो उनके आसपास के लोग हैं वो किस तरीके से स्टीव जॉब्स की पूर्व ज़िंदगी में भी उनके साथ रहे हैं, इस चीज़ को मैं दूसरी कड़ी में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग हो गई ना, तो वीडियो चाहे 2 कड़ियों में डिवाइडेड हो तो भी अपने आप में एक कड़ी कंप्लीट है। अब इस वक्त आप सामने स्क्रीन पर चार्ल्स बाबेज और स्टीव जॉब्स, इनके फ़ोटोज़ देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स चार्ल्स बाबेज का रीबर्थ है। पहले हम जानते हैं कि चार्ल्स बाबेज थे कौन। चार्ल्स बाबेज वो एक ब्रिटिश आविष्कारक और गणितज्ञ थे। उनका जन्म 1792 को हुआ था और 1871 तक उनका जीवन रहा। बाबेज ने 1820 में पहली बार कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी। एक तरह से समझ लीजिए कि कंप्यूटर का जो शुरुआती चरण था वो उन्होंने रखा। बाबेज की इस मशीन को नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन। हालांकि पैसों की कमी के कारण बाबेज इस डिफरेंस इंजन के काम को कभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी डिज़ाइनिंग थी वो बहुत बेहतरीन थी और 1991 में वैज्ञानिकों ने डिफरेंस इंजन बनाया और वो उन्होंने पाया कि जो बताया गया था वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरह से काम करती थी। 30 अंकों की जो गणना थी उससे भी ज़्यादा की गणना बहुत आसानी से कर पाती थी। उसके बाद फिर बाबेज ने एनालिटिक इंजन इस नाम से एक और मशीन बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये मशीन भी कभी नहीं बन पाई। यहाँ पर भी पैसों की कमी आगे आई। अब बाबेज में जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो उनकी जो नॉलेज थी वो जो आधुनिक समय में कंप्यूटर है उसका एक तरह से वो पहले चरण में था और उनकी जो डिज़ाइनिंग थी वो अपने वक्त के मुताबिक बहुत आगे की थी, लेकिन जो सुविधाएं थी वो इतनी नहीं होती थी, तो उनका जो निर्माण होता था वो बहुत महंगा पड़ता था। इस वजह से कई बार उनके प्रोजेक्ट बीच में रुक जाया करते थे। ये तो हुए बाबेज यानी स्टीव जॉब्स के पूर्व जन्म की बात। अब हम आ जाते हैं स्टीव जॉब्स पर। स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ है 1955 में। अगर हम पेशेवर जीवन की बात करें व्यावसायिक रूप से, तो आप तुलना कर सकते हैं कि बाबेज का जीवन और स्टीव जॉब्स का जीवन कैसा रहा। आप अगर उनके फ़ोटोज़ आपके सामने हैं उन दोनों की, उनकी जो चेहरे की जो फेस कट है, जो वास्तुकला है, वो देखिए वो काफ़ी मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स ने, इनका एक मित्र था स्टीव वेंजियाक, इनके साथ मिलकर आधुनिक समय के जो कंप्यूटर हैं उनकी एक तरह से शुरुआत करी। इनके जो आविष्कार थे 1976 में इन्हीं के बेस पर एप्पल कंप्यूटर गठित किया गया। 1986 में जॉब्स ने नेक्स्ट नाम से कंपनी बनाई।
सेम प्रॉब्लम जैसे कि उनको अपने पूर्व जन्म में आई थी, सेम प्रॉब्लम की जो तकनीक थी वो तो बहुत उन्नत थी, लेकिन जो उसको बनाने की प्रक्रिया थी वो बहुत महंगी थी। और इसी वजह से नेक्स्ट का जो बाज़ार था वो सही तरीके से उसमें काम नहीं कर सका। अब अगर तुलना की जाए तो बावेज और जॉब्स, इन दोनों का जीवन, इन दोनों में एक बहुत ख़ास बात है कि दोनों ने ही अपने वक्त से आगे की तकनीक का निर्माण किया, और दोनों के ही जो उत्पाद थे वो महंगे पड़ते थे, उस समय के मुताबिक महंगे पड़ते थे, यानी आर्थिक रूप से वो कभी भी मार्केट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। बावेज ने और जॉब्स ने दोनों ने ही जो तकनीक अपनाई अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो फ्यूचर में जिस उस तरह की जो मशीनें तैयार की गई उसमें उस तकनीक को शामिल किया गया। अब ये तो हुई स्टीव जॉब्स और उनके पूर्व जन्म की बात, लेकिन आज के बर्थ में जो स्टीव जॉब्स के नज़दीकी थे, जिन्होंने उनकी लाइफ पर असर डाला, वो पूर्व जन्म में किस तरीके से थे और क्यों वो उनके इस बर्थ में शामिल थे और क्या असर डाल रहे थे वो उनकी इस लाइफ पर। पहले हम बात करेंगे स्टीव वोंजियाक की। ये स्टीव जॉब्स के शुरुआती दौर के मित्र थे। जब इन्होंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी थी उस वक्त ये इनके साथ थे, और कंप्यूटर का जो पहला चरण रखा था स्टीव जॉब्स ने, उसमें स्टीव वोंजियाक का महत्वपूर्ण रोल था। तो पास्ट बर्थ में जो स्टीव वोंजियाक हैं, ये एक वैज्ञानिक थे, और जो बिजली के संबंध में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उनके साथ मिलकर, वो भी एक वैज्ञानिक थे, दोनों मिलकर आपस में कार्य किया करते थे। आप सामने स्क्रीन पर पीटर वैन और स्टीव वोंजियाक, इन दोनों की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से जीवन का जो पैटर्न है ना वो भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि पास्ट बर्थ में जो पीटर पैन थे, इन्होंने भी कैलिफोर्निया में बर्कले में ये पढ़ाई कर रहे थे, उस पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था ताकि वो हेवलेट में पेकार्ड, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके साथ मिलकर काम कर सकें। इस बर्थ में फिर पीटर वैन, और जो कि इस बर्थ में स्टीव वोंजियाक है, उन्होंने वही पैटर्न दोहराया। उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल कंप्यूटर शुरू करने के लिए अपनी एचपी की पढ़ाई छोड़ दी, और बाद में जब एप्पल छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने वोंजियाक में कंप्यूटर विज्ञान में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के लिए, अपनी डिग्री पूरी करने के लिए फिर से वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वापस लौट आए। अब इन सब की फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने हैं, आप तुलना कर सकते हैं। इस तौर पे स्टीव वोंजियाक की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पीटर पैन से उनकी जो हाथ को यूज़ करने की जो उनकी हैंड मूवमेंट है वो भी मिलती जुलती है। खैर, इस बात को बहुत सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस ज़माने में कोई वीडियो तो थे नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ ही अवेलेबल रही। अब चलिए, ये तो मैंने आपको एक नाम बताया है, अभी और बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि अभी मैं बाद में किसी कड़ी में उनके बारे में बताऊंगी। ब्रेन फ्रैंकलिन, डीन कामेन, ये और भी दो नाम हैं जो स्टीव जॉब्स की लाइफ पर असर डालते रहे हैं, और ये भी उनके पूर्व जन्म से कनेक्टेड रहे हैं। इनकी फ़ोटोज़ और इनके बारे में जानकारी वो मैं अगली कड़ी में शेयर करूंगी। एक साथ मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकती कि सब कुछ शेयर कर सकूं। लेकिन अब हमारे लिए इस वीडियो में क्या है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कि किस तरीके से, कितने ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बाकी सब तो छोड़िए, आप ये भी देखिए कि स्टीव जॉब्स अगर पास्ट बर्थ में अपने महंगे निर्माण कार्य करते रहे, तकनीकी उनकी वक्त से आगे थी, तो लेकिन असर पड़ा, महंगे होने की वजह से उनके काम पर असर पड़ा। ठीक यही चीज़ उनके साथ इस बर्थ में भी रिपीट हुई, यानी धन की प्रॉब्लम अगर पास्ट बर्थ में स्टीव जॉब्स ने फेस करी है तो इस बर्थ में भी फेस करनी पड़ी। अब इसी तरीके से आ जाते हैं उनके मित्र स्टीव वोंजियाक। इनका लाइफस्टाइल देखिए, सेम पैटर्न है, वही एक जैसे छलांग लगाता है बंदा, एक चीज़ अधूरी छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे भागता है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो कुछ ऐसे ही उन्होंने किया कि पहले पढ़ाई छोड़ दी, फिर काम किया स्टीव जॉब्स के साथ, फिर स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी छोड़ दी, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। तो वो भी एक बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, आज भी वो जीवित हैं, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं अपने इस विज्ञान की फील्ड में। हाँ, चाहे स्टीव जॉब्स के साथ उनका कैरियर बहुत आगे तक नहीं गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर काफ़ी काम किया है। कम से कम एप्पल के शुरुआती दौर में तो दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। अब ये प्रकृति ऐसा कर क्यों रही है, ये पैटर्न वो रिपीट करती क्यों है? तो यकीन मानिए, अगर कोई पैटर्न लाइफ का, छोड़िए आप अपने पास बर्थ को छोड़िए, मैं जानती हूँ कि हम सभी इतनी दूर तक जाके अपने आप को नहीं खंगाल सकते, आप अपने इसी बर्थ पे गौर कीजिए, आप देखिए कि कौन सा पैटर्न है लाइफ में जो बार बार रिपीट होता है।
अब सोच समझ के उसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपको लाइफ में पीछे ले जा रहा है तो, अगर आगे ले जा रहा है तो उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन अगर वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है और आपको पीछे ले जाता है तो उसको अभी इसी वक्त तोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पास्ट बर्थ में, अगर इस बर्थ में आपने नहीं तोड़ा ना, तो अगले जन्म में भी वो पैटर्न, जब तक आप उसे तोड़ना सीख नहीं जाते, वो रिपीट होता रहेगा। अब स्टीव जॉब्स ने सीखा ना कि किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करना है, किस तरीके से जो वो महंगा प्रोडक्ट भी उन्होंने बेचा, बेहतरीन क्वालिटी भी उन्होंने भेजी, लेकिन इसी चीज़ को किस तरीके से महंगा प्रोडक्ट होते हुए भी, मार्केट में महंगे दाम होते हुए भी उतारना और अपनी साख बनाना, जो उनकी क्वालिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने रास्ता खोजा ना, रास्ता खोजा, उसमें सफलता पाई, तब जाके वो पैटर्न टूटा। अब जब स्टीव जॉब्स नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो यकीनन वो एक अमीर व्यक्ति के रूप में लेंगे। वो ऐसे बर्थ नहीं लेंगे जैसे अभी उनके स्टीव जॉब्स के रूप में बर्थ हुआ, या पास्ट बर्थ में वो पैसे की दिक्कत की वजह से उनके काम में प्रॉब्लम आती रही। तो अब जब उनका नेक्स्ट बर्थ होगा स्टीव जॉब्स का, या हो चुका होगा, तो वो एक अमीर व्यक्ति के रूप में होगा, धन कमाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति के रूप में होगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगा जो मार्केट में बेहतरीन क्वालिटी का, बेशक महंगा, ऐसा प्रोडक्ट उतारता है और उतार पाता है। उसमें इतना धन भी है कि वो मार्केट में अपना महंगा प्रोडक्ट रख सके। अब स्टीव जॉब्स का जो नेक्स्ट बर्थ इस रूप में होगा, ये मैं आपको अपना, जो मैंने इन सारे केसेस से जो निचोड़ निकाला है, मैं वो प्रस्तुत कर रही हूँ कि नेक्स्ट बर्थ में जो स्टीव जॉब्स इस रूप में बर्थ लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न जो पास्ट बर्थ से उनकी लाइफ को पीछे खींच रहा था, रिपीट हो रहा था, उसे तोड़ना सीख लिया। ठीक ऐसे ही आपकी लाइफ में भी अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, तो उसे तोड़ना आज और अभी सीख लीजिए, वरना नेक्स्ट बर्थ में फिर रिपीट होगा। अब मुझसे कमेंट में ये मत कहिएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि स्टीव जॉब्स का नेक्स्ट बर्थ ऐसा होगा। मैं सिर्फ जो अब तक मैंने इतनी सारी स्टडी करी है, उसके बेस में जो प्रकृति जिस तरीके से काम करती है, कुछ जो नतीजे निकल के आते हैं, उसके आधार पर अपनी जो मेरे विचार हैं वो व्यक्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इस कड़ी में मैंने अपनी बात को पूरा कंप्लीट किया है। बेशक अगली कड़ी भी इसी स्टीव जॉब्स के ऊपर ही निर्धारित के ऊपर ही बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी इस कड़ी में जो बात मैं कहना चाहती थी वो अपने आप में कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट कड़ी में भी उनके आसपास के लोगों का ही जिक्र होगा, लेकिन वो अपने आप में एक नई कड़ी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में